Hello everyone, welcome to Gyan Vidya Academy. I am Sweksha Dikshit and today we will learn about nucleus. लास्ट की क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करना. हमने सेल का इंट्रोडक्शन देख लिया है. हमने ये समझ लिया है कि सेल के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. ठीक है. और हमने फिर सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया कि कुछ सेल्स होते हैं जैसे प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स, उनमें एक एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है उनको हार्श कंडीशन से बचाने के लिए. उसे हम सेल वॉल बोलते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में. देखो, मैंने आपको बताया था कि एक सेल बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है. 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका एक अकेला सेल ही सारे के सारे फंक्शंस करता है. जितने भी एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है जैसे रेस्पिरेशन हो गया, इनटेक ऑफ फूड, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, ये सब जो फंक्शंस हैं वो एक सेल ही सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. हमने मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये देखा कि अलग अलग सेल्स अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि ह्यूमंस की बात ले लेते हैं. ह्यूमंस में जो ब्रेन सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं. ठीक है. हार्ट सेल्स जो हैं वो ब्लड को पंप कर रहे हैं. स्टमक के सेल्स डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. तो हर एक सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन है. इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं. पर अगर इतने सारे फंक्शंस एक सेल के अंदर हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो वो कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस. सेल में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सेल डिवाइड करता है. एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाता है. सेल में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सेल में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. तो ये सब जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो कंट्रोल कौन कर रहा है? वो न्यूक्लियस कर रहा है. न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन होती है और वही इंफॉर्मेशन वो सेल को पास करता है कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. अभी देखो, 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 2 टाइप के सेल्स होते हैं. एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. जब ये धरती बनी थी और अर्थ में लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो जो स्टार्टिंग के जो ऑर्गेनिजम्स थे ना वो बहुत ही सिंपल हुआ करते थे. फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे बहुत सारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, उसके हिसाब से जो सेल्स हैं वो नई चीज़ें अडॉप्ट करने लगे, एवोल्यूशन होने लगा. ठीक है. तो वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी सेल के अंदर बढ़ती गई. तो जो पहले के ऑर्गेनिजम्स थे वो बहुत ही सिंपल हुआ करते थे. ठीक है. यूनिसेलुलर, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते थे. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते थे. वो क्यों होते थे? क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस था वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं था. ठीक है. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. पर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही वेल डिफाइंड होता है. वेल डिफाइंड कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. अभी हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तब मैं और अच्छे से आपको बताऊंगी. पर आपको पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. 2 टाइप के सेल्स होते हैं. एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर रीजन जो होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट होता है वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता. मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होगा तो बाहर का जो साइटोप्लाज्म है उससे कंटेंट इतना सेपरेटेड नहीं रहेगा. ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. What is nucleoid? It is undefined nuclear region. ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. ये हमारा फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. ऐसा नहीं हो, ऐसा बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है. तो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो ऐसे सेंटर में न्यूक्लियर कंटेंट सेंटर में ऐसे डिफ्यूज फॉर्म में रहता है. ठीक है. इसी रीजन को हम, जो अनडिफाइंड रीजन है, इसी को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ठीक है. पर यूकैरियोट्स में क्या होता है? देखो, ये यूकैरियोटिक सेल है.
यूकैरियोटिक सेल में हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, देखो इसमें जो हमारा जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, उसका जो कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स नहीं हो रहा है ना, तो ये एडवांटेज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, ये सब यूकैरियोट्स हैं, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो स्ट्रक्चर्स है वो और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन बनने लगेंगे, ताकि जो फंक्शनिंग है सेल की वो स्मूथ होती जाए। ओके, तो चलो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, चलो, I hope this is clear what is prokaryotic and eukaryotic. Now let us move to the structure of nucleus. देखो, जो न्यूक्लियस है, जब भी हम न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर अपीयर होगा, डार्कली स्टेन्ड और स्फेरिकल शेप का दिखता है हमें। स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, इस टाइप का डार्कली स्टेन्ड होता है, स्फेरिकल शेप होता है उसका। अभी दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। हम उस प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है कि बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल क्या है, सेल ऑर्गेनल है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनिमल सेल्स जो होते हैं, एक तो हमको डिफरेंस पता है प्लांट और एनिमल सेल में कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। अभी जो एनिमल सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है, पर प्लांट सेल के केस में जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो ऐसे साइड में पेरीफेरी में होता है। पेरीफेरी में क्यों होता है, क्योंकि बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस को साइड में पुश कर देता है। ये बड़ा सा वैक्यूल है जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है सेंटर में, इसकी वजह से क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे साइड पे पुश हो गया। तो ये भी एक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल्स में कि एनिमल सेल्स के केस में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल के केस में जो न्यूक्लियस है वो साइड में शिफ्ट हो जाता है, पेरीफेरी में होता है। ठीक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज आवर सेल वॉल। ठीक है, ओके, चलो, नाउ हमने देख लिया कि न्यूक्लियस का शेप कैसा है, कैसा अपीयर करता है माइक्रोस्कोप में। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। जो हमारा न्यूक्लियस है आधा ही बना रही हूँ, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन एंड इट इज पोरस। देखो हमने पढ़ा था, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब पढ़ा था, तब हमने क्या देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही थी, वो सेल के कंटेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही थी, है ना। तो वैसे ही
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह न्यूक्लियस के बाहर भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो भी पोरस होती है। पोरस मतलब उसमें भी पोर्स होते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, वो न्यूक्लियर कंटेंट को बाहर के साइटोप्लाज्म से, जैसे साइटो, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस बोथ, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, वो न्यूक्लियस के कंटेंट को बाहर के साइटोप्लाज्म के कंटेंट से सेपरेट करके रखती है, ठीक है। अब ये पोरस क्यों होती है, ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल है वो एक्सचेंज हो सके। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस सी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। आई होप दिस इज क्लियर। जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्यों क्या कहा गया है, क्योंकि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है कि कौन कौन से सारे कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोलते हैं ना कि तुम अपने मम्मी पे गए हो या तुम अपने पापा पे गए हो, या फिर कुछ फीचर्स, तुम्हारे जो फेशियल फीचर्स है कुछ, वो तुम्हारी मम्मी के जैसे है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी आंखें थोड़ी मम्मी के जैसी लगती है, तुम्हारी नाक पापा के जैसे लगती है, तुम्हारे जो होठ है वो थोड़े थोड़े मम्मी के जैसे लगते हैं। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो नोज का शेप हो गया, आईज का शेप हो गया, आई का कलर हो गया, हेयर का कलर हो गया, हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, कैरेक्टर्स हैं। ये सब कैरेक्टर्स इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, डीएनए कैरी करता है, ठीक है। ये कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके बच्चों तक जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, इनहेरिट हो रहे हैं। इनहेरिट होना मतलब पेरेंट्स के पास जो कैरेक्टर्स थे वो ऑफस्प्रिंग तक चले गए, बच्चों तक चले गए, मतलब इनहेरिट हो गए। तो इसी को, ये जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि डीएनए के पास वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसीलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा गया है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ ये जो जेनेटिक मटेरियल है, अभी ये दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। डीएनए जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, when the cell is not in the dividing phase, when cell is not dividing, तो ये जो डीएनए है ना वो एक थ्रेड के फॉर्म में रहता है। थ्रेड कैसा है, ऐसा एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन, ठीक है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो जो डीएनए है, डीएनए बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। हर एक सेल में बहुत ज़्यादा लंबा डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो डीएनए जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे गुच्छे के फॉर्म में। एक जैसे बाल का गुच्छा नहीं होता है, थ्रेड का गुच्छा हो गया, उस तरह से प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ entangled mass of thread like structure. This is known as chromatin, ठीक है।
तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल दैट इज एंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बट जब सेल डिवाइड करने वाला है, सेल डिवाइड करने वाला है, इसका मतलब क्या है कि एक सेल अभी एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये जो एंटैंगल्ड मास है ना वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, ताकि जो डिवीजन है, क्योंकि एक सेल से दो सेल बनने हैं, इसका मतलब डीएनए को भी रेप्लिकेट होना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों सेल्स में डीएनए जाना चाहिए, तो डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल होने की जरूरत है, ठीक है। तो जब ये जो एक डीएनए का पूरा एक थ्रेड है, एंटैंगल्ड मास है, ये पूरा डबल बनना चाहिए, तो इसका डिवीजन, इसका जो रेप्लिकेशन है वो अच्छे से हो सके, इसलिए वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो जब सेल डिवाइड करने वाला है, ठीक है, व्हेन सेल इज डिवाइडिंग, तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है इन द शेप ऑफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, समझ आया क्रोमैटिन क्या होता है और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटैंगल्ड मास, दिस इज नोन एज क्रोमैटिन। जब सेल डिवाइड करने वाला है, ठीक है, तब, और जब डिवाइड कर रहा है तब जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है रॉड के शेप में, और उसी को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है और प्रोटीन होते हैं। देखो, अगर डीएनए को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है तो उसका शेप मेंटेन करने के लिए भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत होगी कि नहीं, तो उसके लिए प्रोटीन्स होते हैं। सिर्फ उसी चीज़ के लिए नहीं होते, और भी प्रोटीन्स होते हैं, बट डीएनए में दो चीज़ें होती हैं, सॉरी, क्रोमोसोम्स में दो चीज़ें होती हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। दैट इज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। नाउ क्रोमोसोम कैसा दिखता है, देखो ऐसा, एक मिनट, क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एक ही टाइप के दो क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक सेल में, ठीक है। नॉट इन हर एक सेल, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, वो मैं बताती हूँ। तो पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्रोमोसोम्स का। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें दो आर्म्स होते हैं जिनको हम क्रोमैटिड बोलते हैं, ठीक है। दिस इज क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम्स में देयर आर टू आर्म्स, जो आर्म्स होते हैं उनको हम क्रोमैटिड बोलते हैं। दिस इज अ क्रोमैटिड एंड दिस इज अ क्रोमैटिड, ठीक है। और जो दोनों क्रोमैटिड है वो एक पॉइंट पे जॉइंट होते हैं जिसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो हो गया उसके दो आर्म्स को हम क्रोमैटिड बोलते हैं, और ये जो क्रोमैटिड्स हैं वो एक सिंगल पॉइंट से अटैच्ड होते हैं जिसे हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं, ओके। ये जो क्रोमोसोम है इसी में हमारा जो डीएनए है वो ऐसे पूरा अच्छे से पैक होके है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो, अच्छे से कंडेंस फॉर्म में पैक हो गया है, ओके। तो क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम्स ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ एंटैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमोसोम्स के जो दो आर्म्स होते हैं उनको हम क्रोमैटिड बोलते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स दैट अपीयर ओनली व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग, okay. I hope this is clear to you. You can take a screenshot if you want, and let us move ahead with understanding what is a little more about chromosomes, ठीक है। देखो, chromosomes and DNA. Now, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है उन कैरेक्टर्स की, तो वो जो कैरेक्टर्स है वो किस फॉर्म में होते हैं। ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ लॉन्ग डीएनए,
अब इस डीएनए में कुछ कुछ ऐसे फंक्शंस रीजन्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स कैसे अपीयर होते हैं तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारा जो आई कलर है वो कैसे दिख रहा है, कोई उसका एक जीन है तुम्हारे बॉडी में है। हम ऐसा बोलते हैं ना कि तुम्हारे पेरेंट्स के जीन्स आए हैं, तुम्हारी मम्मी के जीन्स आए हैं तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे हेयर तुम्हारे इतने सिल्की है क्योंकि तुम्हारी मम्मी के हेयर बहुत सिल्की हैं, तो उनके जीन्स आए हैं तुम्हारे पास। तो ये जीन्स क्या है, तो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स आर द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर बाल सिल्की हैं तो मेरे पास सिल्की हेयर का जीन है, ठीक है, तो मेरे पास उस कैरेक्टर का जीन है। जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है, ओके। तो जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं ना, फंक्शनल सेगमेंट्स मतलब जो जीन है उस जीन से प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर शो हो रहा है इसका मतलब क्या है कि उस चीज का प्रोटीन बन रहा है ना। तो हमारा जो पूरा डीएनए होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि डीएनए को हम ऐसे एक सेल के अंदर जो डीएनए है उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो वो मून तक जाएगा, ठीक है, इतना लंबा होता है। तो ये जो इतना लंबा सा जो डीएनए है उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं। जीन्स होते हैं मतलब पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, ठीक है, कुछ कुछ छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन बना रहे हैं मतलब एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोटीन बनाना एक फंक्शन हो गया ना। इसीलिए जो डीएनए के जो जो पार्ट्स प्रोटीन बना रहे हैं उनको हम जीन्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लॉन्ग डीएनए थ्रेड, ठीक है, इसमें से इतना जो पोर्शन है वो मेरा एक प्रोटीन बना रहा है। तो क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं इस सेगमेंट को जीन बोलूंगी। मेरे जीन के पास क्या है, जीन के पास इंफॉर्मेशन है कैरेक्टर्स की, ठीक है। तो जो जीन हो गया वो मेरा हो गया फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसीलिए हम जीन को फंक्शनल सेगमेंट बोलते हैं डीएनए का। आई होप आपको जीन क्या होता है समझ आया होगा। जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। नाउ क्रोमोसोम्स की एक हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है, सबसे पहले तो chromosomes are rod shaped structures made up of DNA and protein, ठीक है। Now chromosomes contain information for the inheritance of characters from parents to the next generation in the form of DNA, ठीक है। क्या है क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स, they are made up of DNA and protein, and chromosomes contain information for the inheritance of characters. इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं ना, इनहेरिट हो रहे हैं। जो बच्चे हैं वो इनहेरिट कर रहे हैं ना अपने पेरेंट के कैरेक्टर्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। ये जो कैरेक्टर्स है किसमें प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है इस कैरेक्टर की, इसीलिए chromosomes contain information for the inheritance of characters from parents to the next generation in the form of DNA. I hope आपको ये लाइन समझ में आई हो।
ये था क्रोमोसोम्स। जीन्स क्या होता है? जीन्स हैज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। नाउ लेट अस सी कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, परफॉर्म क्या करता है वो। हमको ये तो पता है कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम मतलब वो सेल की जो भी एक्टिविटीज है, सेल को जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो सब कौन कंट्रोल करेगा? हमारा न्यूक्लियस करेगा। ठीक है, फंक्शंस न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम of the cell. Next, it plays a vital role in cell reproduction. सेल रिप्रोडक्शन मतलब एक सेल से दो सेल बनना। ठीक है, तो जब भी कोई सेल डिवाइड होने वाला होता है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फिर पूरा सेल एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस ही डायरेक्ट करता है सेल रिप्रोडक्शन को। तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। it plays a great vital role in cell reproduction, and nucleus also controls and directs all the chemical activities of the cells. It decides how the cell will appear and what functions it will perform on maturity. ठीक है, न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि एक सेल जब मैच्योर हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि जब सेल मैच्योर होने पे एक पर्टिकुलर शेप और फंक्शन को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो मैच्योर होने पे वो कौन सा शेप होगा सेल का, कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन भी न्यूक्लियस के पास होती है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे न्यूरॉन्स कैसे दिखते हैं? नर्व सेल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। इनका एक डेफिनेट शेप होता है। तो ये जो शेप है और इनका जो फंक्शन है वो उसकी इंफॉर्मेशन भी किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि कोई सेल किस तरह का फॉर्म एग्जिबिट करेगा ऑन मैच्योरिटी और वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगा ऑन मैच्योरिटी। ओके, तो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस इसीलिए इन फंक्शंस की वजह से ही न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम कहा गया है। ठीक है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सेल रिप्रोडक्शन, controls and directs all the chemical activities of the cells, and it decides how the cell will appear and what function it will perform on maturity. I hope nucleus is clear to you, and I think I have covered every point. Now इसके नोट्स, ये जो लेक्चर है इसके भी नोट्स मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपको पहले के पुराने वीडियोस देखने हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल इंट्रोडक्शन के, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्लास, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई, एंड थैंक यू सो मच।